बच्चों, आज की क्लास में हम लोग तुल्यांक भार के विषय में स्टडी करेंगे, जो कि आपके मोल अवधारणा के सवालों को इजी करने के लिए, सरल करने के लिए पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक आपकी क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास 12th दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। अगर इसके बाद भी आपको तुल्यांक भार निकालने में किसी का कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसको मैं हर तरह से आपके सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक, ये आपके 12th के 11th हो या 12th हो, दोनों ही जगह केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर यूज होता है कोई टर्म तो है तुल्यांक भार, और ये 11th का पार्ट है, लेकिन यूज इसका सबसे ज़्यादा आपके 12th क्लास के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो तुल्यांक भार क्या होता है, कैसे निकलता है, ये सब पे हम लोग बात करेंगे आज। ठीक बेटा, अब शुरू करते हैं हम लोग। तुल्यांक भार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेटा इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा? ई से। अब तुल्यांक भार क्या होता है उसकी डिफिनीशन देख लीजिए। किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है जो हाइड्रोजन के 1.008 अथवा ऑक्सीजन के 8 अथवा क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भागों से संयुक्त होती है। तो किसी भी तत्व का जो तुल्यांकी भार होता है वह उस तत्व के द्रव्यमान की वह संख्या होती है, वो द्रव्यमान जो हाइड्रोजन के 1.008 या फिर ऑक्सीजन के 8 अथवा क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भागों से संयुक्त करती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? या उसके द्वारा विस्थापित होती है। मतलब जितना ग्राम किसी भी पदार्थ का जितने ग्राम द्रव्यमान की आवश्यकता होगी 1.008 हाइड्रोजन को हटाने को, अथवा 8 ग्राम ऑक्सीजन को हटाने में, या 35.5 ग्राम क्लोरीन को हटाने में, जितनी भी किसी अन्य द्रव्यमान को आपको आवश्यकता होगी, वही द्रव्यमान उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। ठीक है, तुल्यांकी भार का मात्रक AMU होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये तो डेफिनेशन हो गई, निकालता कैसे है तो उसकी बात कर लेते हैं। तुल्यांकी भार क्या होता है, आपको जिसका भी निकालना है, परमाणु का या अणु का या आयन का, आप उसका भार ऊपर लिखेंगे, उसका भार या परमाणु भार ऊपर लिखेंगे और नीचे उसको n से डिवाइड कर देंगे। अब n क्या होता है बेटा, इसकी बात अभी हम नीचे करेंगे। n को वैसे हम लोग बैलेंस फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस फैक्टर। n कई तरह से निकलता है, अम्लों के लिए अलग निकलता है बेटा, क्षारों के लिए आपके अलग निकलता है, सॉल्ट लवणों के लिए अलग निकलता है, तो अलग अलग होता है। तो हम लोग एक एक तरह से हम लोग बात करेंगे कि n कितनी तरह से निकल सकता है। तो आपको तुल्यांकी भार का जर्नल फार्मूला याद होना चाहिए कि तुल्यांकी भार का मतलब होता है कि परमाणु भार या अणु भार डिवाइड बाई n। अब हम बात करते हैं n क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें किसी अम्ल के तुल्यांकी भार की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अम्ल के तुल्यांकी भार की। अम्लों का तुल्यांकी भार तब निकालना है जब कोई रासायनिक अपक्रिया ना दी जाए। अगर आपको किसी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है लेकिन उस समय आपको कोई भी अपक्रिया नहीं दी गई है, तो आप याद रखिए n जो होगा वो अम्लों की क्षारकता होगी। n किसके बराबर होगा? जिससे आपको डिवाइड करना है वो n किसके बराबर होगा बेटा? अम्लों की क्षारकता के बराबर होगा। ठीक, किसी भी अम्ल की जितनी क्षारकता होगी उस अम्ल के अणुभार को उसकी क्षारकता से डिवाइड कर देंगे हम लोग। अब कुछ लोगों को ऐसा भी होगा कि उनको पता ही नहीं होगा कि क्षारकता क्या होती है, किसे कहते हैं। तो वो लोग ध्यान से समझेंगे बेटा कि क्षारकता क्या होती है। मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन आयनों की वह संख्या जो अम्ल जलीय विलयन में त्यागते हैं। हाइड्रोजन आयनों की वह संख्या जो अम्ल जलीय विलयन में त्यागते हैं, वह उस अम्ल की क्या कहलाती है बेटा? क्षारकता कहलाती है। क्षारकता क्या होती है? हाइड्रोजन आयनों की वह संख्या जो अम्ल जलीय विलयन में त्यागते हैं। ठीक, अम्लों का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा बेटा? अम्लों का अणुभार बटे उनकी क्षारकता। अम्लों का अणुभार बटे उनकी क्षारकता, क्योंकि n किसके बराबर हो गया बेटा? अम्लों की क्षारकता के लिए। लेकिन ये फार्मूला लगाना कब है ये भी आप ध्यान रखिएगा, केवल और केवल तब लगेगा जब आपको कोई भी रासायनिक अपक्रिया न दी जाए। अब हम कुछ भी निकाल के देख लेते हैं बेटा। जैसे ध्यान से देखिए बेटा, HCl है क्या बेटा? जैसे ये आपके सामने अम्ल लिखा है और उसका तुल्यांकी भार HCl है। अब मैं इनका अणुभार जो है सबका m मान लेता हूँ। आपको अणुभार निकालना बताया गया है, अगर आपको नहीं आता है तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं एक वीडियो आपके अणुभार निकालने में भी बना दूंगा। मैंने मान लिया कि सबका जो अणुभार है m है, तो अणुभार नहीं लिखेंगे, मैं केवल उनकी क्षारकता से उनको डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे HCl है,
तो HCl अम्ल होता है बेटा, ध्यान देखिएगा HCl। अब ये क्या करता है, जब इसको जल में डालते हो तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटा। इसका मतलब ये कितना H दे रहा है, 1 H दे रहा है, और जितने भी H देता है कोई अम्ल वही उसकी क्षारकता कहलाती है, और क्षारकता को ही हम N बोलते हैं। तो HCl के लिए N कितना हो गया बेटा, 1। माना इसका अणुभार M है तो क्या इसका तुल्यांकी भार बेटा M/1 हो जाएगा, बिल्कुल। इसी तरह से H2SO4 की बात करें, किसकी बात करें भैया, H2SO4 की। तो H2SO4 की क्षारकता 2 होती है, ठीक है। 3 ऐसे अम्ल हैं जिनको आप छोड़ दीजिए, कितने, 3, मैं भी उनको लिखवा दूंगा। इसके अलावा कोई भी अगर अम्ल दिया है तो उसके पास जितने भी H हैं वही उसकी क्षारकता कहलाती है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ये आपका एक जुगाड़ है कि कोई भी अम्ल दिया है पर 3 अम्लों को छोड़ के, वो 3 अम्ल अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा अगर कोई अम्ल दिया है तो जितने भी उसके पास H होंगे वही उसकी क्षारकता होगी। तो ये H2SO4, तो ये बेटा H2SO4 है, तो इसमें 2H है, तो इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा इसका अणुभार बटे 2। इसी तरह से फास्फोरिक एसिड दिया है बेटा H3PO4, इसके पास 3H है, तो इसका आपका तुल्यांकी भार हो जाएगा H3PO4 का अणुभार बटे क्षारकता, क्षारकता 3 आएगी। इसे अगला दिया है H4P2O6, H4P2O6, तो इसकी तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा बेटा, इसका अणुभार बटे 4, क्योंकि इसकी क्षारकता 4 है। इसी तरह से अगला दिया है H4P2O7, तो इसका अणुभार और इसमें की क्षारकता, तो इसकी क्षारकता बेटा कितने H है, 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से होता है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल याद रखना बेटा 1 H देता है। जितने भी आपके वीक एसिड्स होते हैं, वीक अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, उनका जो क्षारकता होती है वो 1 होती है बेटा सदैव। तो ये दुर्बल अम्ल है बेटा, तो क्षारकता इसकी कितनी हो जाएगी, 1, और इसके अणुभार से 1 को डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से फार्मिक एसिड, इसका अणुभार बटे 1, क्योंकि ये भी आपका दुर्बल अम्ल है। ये नाइट्रिक एसिड, इसके पास 1 H ही है, तो अणुभार बटे 1। इसी तरह से बेटा ऑक्जेलिक अम्ल की बात की जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका 2 देता है, तो अणुभार बटे 2, क्षारकता हो गई 2। इसी तरह से बेटा ऑक्जेलिक अम्ल का एनहाइड्रस फार्मूला लिखा है, तो इसका लिए ये 2H देता है, कितने H देता है बेटा, 2H, तो इसका अणुभार बटे 2 कर देंगे। इसी तरह से कार्बोनिक एसिड का अणुभार बटे क्षारकता इसकी बेटा 2 आ जाएगी, तो इसकी क्षारकता 2 कर दी है। अब वो जो 3 अपवाद हैं उनको ध्यान से समझिएगा बेटा। एक तो होता है फास्फोरस, फास्फोरस के पास 3H होता है लेकिन इसकी क्षारकता आपको याद रखना M/2 होता है। फास्फोरस के पास 3 होता है लेकिन इसकी क्षारकता बेटा कितना होती है, 2 होता है। अगला होता है आर्थोफास्फोरस H3PO2, H3PO2 बेटा इसकी क्षारकता होती है 1, H3PO2 की क्षारकता होती है 1, तो अणुभार बटे 1, तो इन दो को बिल्कुल हाईलाइट रखना है बेटा। अगला अगर हम बात करें बोरिक अम्ल की, फार्मूला होता है H3PO4, इसके पास दिख तो 3 रहे लेकिन ये जलीय विलयन में केवल एक ही H आयन को देता है, तो इसकी क्षारकता हो जाएगी इसका अणुभार बटे 1, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि इतने एग्जाम्पलों के बाद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि किसी भी अम्ल का अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है पर रासायनिक अपक्रिया नहीं दी है तो उस अम्ल का अणुभार को उसकी क्षारकता से आपको भाग दे देना है, बस हो गया, ठीक बेटा। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब मान लीजिए किसी क्षारक का आपको तुल्यांकी भार निकालना है लेकिन रासायनिक अपक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन जो रासायनिक अपक्रिया है वो नहीं दी गई है। किसी क्षारक का आपको तुल्यांकी भार निकालना है लेकिन जो रासायनिक अपक्रिया है वो नहीं दी गई है, रासायनिक अपक्रिया जो है बेटा वो नहीं दी गई है। तो देखिए उन क्षारकों के लिए N जो होता है वो क्षारकों की अम्लीयता के बराबर हो जाएगा। N किसके बराबर होगा, जो भी क्षारक दे उसकी अम्लीयता के बराबर होगा। अब आपको सवाल ये आता है कि अम्लीयता क्या होती है, ये किसे कहते हैं, अम्लीयता क्या होती है या किसे कहते हैं। तो अम्लीयता के लिए ध्यान से रखिएगा बेटा, OH माइनस आयनों की संख्या, OH माइनस आयनों की संख्या जो क्षारक जलीय विलयन में त्यागते हैं, जो आपका कोई भी क्षारक अपने जलीय विलयन में OH माइनस की संख्या को जितना त्यागता है वही उसकी क्या कहलाती है बेटा, अम्लीयता कहलाती है, वो उसकी क्या कहलाती है, अम्लीयता कहलाती है। तो क्षारकों के लिए तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा भैया, क्षारकों का अणुभार बटे N, और N अब की बार क्षारक है तो उसके लिए अम्लीयता के बराबर हो जाएगा। अब इसलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। जैसे आपके सामने लिखा है बेटा क्षारक एक तरफ एक तरफ, मतलब मान लीजिए NaOH की बात की जाए तो NaOH के पास क्षारक में याद रखिएगा कोई भी क्षारक दिया उसके पास जितने OH होते हैं वही उसकी अम्लीयता होती है। या आप मिनटोस तरीका या जुगाड़ की तरह याद रखिए, अगर कोई आपको क्षारक दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, क्षारक, तो उसके पास जितने भी OH होंगे वही उसकी अम्लीयता कहलाएगी। तो NaOH दिया है, इसके पास 1 OH है, तो इसका जो N होगा या अम्लीयता होगी वो कितना होगा, 1, तो अणुभार बटे 1 कर दिया। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड अणुभार बटे 1, क्योंकि इसके पास 1 ही OH है। इसी तरह बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार बटे 2, क्योंकि 2 OH है।
इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो अणुभार बटे 2, क्योंकि MgOH के पास कितने आपके पास OH है 2, तो अम्लीता हो गई 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार, अब इसकी अम्लीता देखिए 3 OH है तो 3 से डिवाइड कर दिया। तो क्षारकों के लिए आप याद रखिएगा, क्षारक का अणुभार और उसमें बस उपस्थित OH ही उसका N फैक्टर कहलाता है। ठीक है, पर ये फार्मूला कब लगाने हैं? अम्ल और क्षार के, जब आपको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ना दी जाए तब के लिए है। ठीक है बेटा, इसके अलावा इसको आप कहीं और लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपको लवणों का तुल्यांकी भार निकालना, अम्ल का निकल गया, क्षार का निकल गया। अब मान लीजिए कोई आपको लवण दे दे और कह दे उसका तुल्यांकी भार दीजिए, पर कोई रासायनिक अभिक्रिया ना दी जाए। तो अब की बार जो आपके पास N होगा, जो बैलेंस फैक्टर होगा, वो कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश, जो भी लवण दिया है उसके पास कुल कितना धनावेश है या कुल कितना ऋणावेश है, किसी एक से डिवाइड करेंगे, या धन वाले से या ऋण वाले से। ठीक है, तो लवणों के तुल्यांकी भार का फार्मूला हो गया लवणों का अणुभार बटे N, और N क्या होगा लवण के लिए बेटा? कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश, कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, अब आइए मान लीजिए NaCl है, मान लीजिए क्या बेटा आपके पास NaCl है। NaCl को जब आप जल में डालेंगे तो Na प्लस Cl माइनस, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो किसी एक से डिवाइड करना है। तो NaCl का तुल्यांकी भार को बेटा EW से दिखाते हैं, इक्विवेलेंट वेट, मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं पूरा इसको तुल्यांकी भार नहीं लिखूंगा, इसको शॉर्ट में मैं EW लिख दूंगा, तो आप समझ जाना कि ये बात तुल्यांकी भार की हो रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड का निकालें, तो सोडियम क्लोराइड का अणुभार होता है 58.5 और उसका धन वाला लिख देता हूँ 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया, धन या ऋण से डिवाइड करना है तो धन से कर दिया 1। इसी तरह से अगर हमको मैग्नीशियम क्लोराइड दे दे, क्या दे दे बेटा? मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का अणुभार होता है 95, तो 95 हो गया। और अब इसको किससे डिवाइड करना है? इसके आवेश से, धन वाले या ऋण वाले, तो इसके पास कितना धन आवेश है? 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको सोडियम सल्फेट दिया, तो सोडियम सल्फेट टूटेगा 2Na प्लस और SO4 - 2 में। सोडियम सल्फेट का अणुभार होता है 122, कितना होता है बेटा? 122। और देखो टोटल धनावेश रखना है, तो एक Na के पास एक प्लस है, तो कितने Na? 2 है, तो क्या इसको 2 से डिवाइड कर देंगे? 122/2, ये आपका इक्विवेलेंट तुल्यांक भार हो जाएगा, किसका? सोडियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब मान लीजिए आपको उन्होंने दे दिया ग्लूवर साल्ट को दे दिया Na2CO3.10H2, तो ये हमेशा टूटेगा 2Na प्लस CO3 - 2 और 10H2। ग्लूवर साल्ट का आपके पास अणुभार होता है 286, अणुभार कितना होता है बेटा? 286, तो इसके पास टोटल प्लस कितना है? 2 है, क्योंकि एक सोडियम +1 रखता है, तो 2 सोडियम कितना रखेंगे? प्लस का 2, तो 2 से डिवाइड कीजिए, इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। इसी तरह से आगे चले, अगर हम लोग बेटा कैल्शियम फास्फेट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कैल्शियम फास्फेट, तो कैल्शियम फास्फेट टूटेगा 3Ca+ और 2PO4 - 3 में। तो कैल्शियम फास्फेट का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट का अणुभार, जिसको मैंने M मान लिया, बटे 6। 6 कैसे बेटा? एक कैल्शियम के पास +2 है, तो टोटल कितने कैल्शियम है? 3, तो 3 दूनी 6, तो कुल धनावेश हो जाएगा 6, तो M/6 हो जाएगा। इसी तरह से बेटा अगला है एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट कैसे टूटेगा भैया? 2Al की आवेश 3 हो जाएगा और 3SO4 - 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालें, तो एल्युमिनियम सल्फेट का अणुभार 342 होता है। अब इसका आवेश देखना है, तो धनावेश, एक एल्युमिनियम पे +3, तो 2 एल्युमिनियम है, तो इस पे कितना हो जाएगा? 6, तो 6 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से मान लीजिए आपको मैंने कैल्शियम सल्फेट देता, क्या देता बेटा? कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट कैसे टूटता है? Cu+2 और SO4 - 2 में। तो अगर आपको कैल्शियम सल्फेट का तुल्यांकी भार लिखना है, तो वो कितना हो जाता है बेटा? कैल्शियम सल्फेट का अणुभार होता है 159.5 और उसका आवेश 2 है बेटा धन का, तो धन के 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से बेटा कॉपर सल्फेट का एनहाइड्रस फार्मूला दिया हो, तो कॉपर +2 SO4 - 2 और 5H2O में टूटता है। तो कॉपर सल्फेट का के एनहाइड्रस का अणुभार होता है 249.5। अब इसमें कुल धनावेश कितना बेटा? 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया। कुल धनावेश या कुल ऋणावेश से आपको डिवाइड करना है, कुछ भी दिया जाए। अब देखिए आगे चलते हैं बेटा। अब मान लीजिए आपको दिया हो फिटकरी, ठीक है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। फिटकरी हमेशा टूटता है 2K+2Al3 4SO4 - 2 और वाटर में। अब इसका इक्विवेलेंट वेट लिखना है, तो मान लिया फिटकरी का अणुभार M है, तो M बटे, अब देखिए टोटल धनावेश, एक पोटेशियम 1 दे रहा है, तो 2 पोटेशियम के लिए 2+ हो गया, एक एल्युमिनियम +3 दे रहा है, तो 2 एल्युमिनियम है, तो 6 हो गया, तो टोटल 6 और 2 8,
टोटल जो धनावेश है वो 8 है, तो यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अगला बेटा पोटेशियम फेरोसाइनाइट लिखा है। पोटेशियम फेरोसाइनाइट को अगर हम ध्यान देंगे तो ये टूटता है 4K+ और Fe(6) का -4 में। तो इसका अणुभार मान लेते हैं m, पोटेशियम फेरोसाइनाइट का अणुभार मान लेते हैं m है। तो इसका तुल्यांकी भार के लिए n कितना होगा बेटा, एक पोटेशियम का +1 है तो 4 पोटेशियम का कितना हो जाएगा +4, तो m/4। ठीक, तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने जब रासायनिक अभिक्रिया न दी जाए, जब रासायनिक अभिक्रिया न दी जाए तब इक्विवेलेंट वेट निकालना 3 चीज़ों का सीखा है बेटा। कितनी चीज़ों का? 3 का। एक तो अम्ल का सीखा, दूसरा क्षार का सीखा और तीसरा लवण का सीखा। अम्ल के लिए इन तीनों के लिए ऊपर तो हमेशा अणुभार रहेगा, ऊपर क्या रहेगा बेटा, अणुभार बटे n। अगर अम्ल है तो उसके लिए m हो जाएगा उसके पास उपस्थित H आयनों की संख्या। अगर क्षार है तो उसके लिए हो जाएगा उसके पास उपस्थित -OH आयनों की संख्या। और अगर लवण है तो उस पर उपस्थित कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश, उनमें से कोई एक को रखते हैं। तो ये आपके तीनों तरह के यौगिकों के मैंने तुल्यांकी भार कैसे निकलता है उसके लिए बता दिया। अभी और भी तुल्यांकी भार निकालने के तरीके उनको भी आगे पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको समझिए, इसको अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करके इसको लर्न करिए, तरीका सीखिए, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा जरूरत 12th में पड़ेगी आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।